बच्चों कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा 5वां अध्याय चल रहा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और आज का हमारा विषय है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। बच्चों, इस मुद्रण वाले अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से जैसे ही छपाई की मशीन आई और मशीन आने के बाद में पूरे विश्व के अंदर क्रांति आ गई थी। पुस्तकें ही पुस्तकें छपने लग गईं, पढ़ने वालों में जुनून पैदा हो गया और सभी प्रकार की पुस्तकें विश्व के अंदर आने लग गई थीं। इन पुस्तकों से लोगों के अलग अलग विचार उभरे थे, उनके विचारों के प्रचार प्रसार होने लग गए थे। धार्मिक रूप से भी बहुत सारी बातें बाजार में आने लगी थी। और आप ये देखिए, आज का हमारा विषय यही है कि धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही धार्मिक मामलों के अंदर जो बहस हो रही थी उनसे बाजार काफ़ी गर्म था, यानी धार्मिक बहसें बहुत ज़्यादा आ गई थी। भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा मामले में धार्मिक बहसें होने लग गई थीं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मामलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए और जो विभिन्न वर्ग थे वो अपने अपने धर्म की अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे थे। यानी एक तरफ तो वो औपनिवेशिक समाज में रहते हुए बदलावों से जूझ रहे थे और दूसरी तरफ जो उनके धर्म थे उनकी अलग अलग व्याख्याएं पेश कर रहे थे। औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए विभिन्न समूह धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो जो इस समय मौजूदा रीति रिवाज हैं उनकी आलोचना करते हुए उनमें सुधार के लिए कहते थे कि जो रीति रिवाज चल रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत हैं, उनमें बदलाव होने चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे और जबकि कुछ ऐसे थे जो इन समाज सुधारकों के तर्कों के सामने आकर के खड़े हो गए थे, यानी वो इन बदलावों को पसंद नहीं कर रहे थे। जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। और ये सारे वाद विवाद कहाँ हो रहे थे? प्रिंट में हो रहे थे, सरेआम हो रहे थे, सारी पब्लिक के सामने हो रहे थे। कोई छिपा हुआ मामला नहीं था, सरेआम ये वाद विवाद चल रहा था। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में होने से सरेआम पब्लिक में हुए थे। और ये जो छपी हुई पुस्तकें और जो अखबार वगैरह थे, ये मतलब जब मुद्रण का मामला आया तो अखबार और पुस्तकों की भीड़ ही आ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए थे, इनके ढेर लग गए। तो इससे न केवल नए विचारों का ही प्रचार प्रसार हुआ बल्कि इसने बहस को एक नई शक्ल भी तय कर दी थी, यानी एक बहस की नई दिशा तय कर दी थी। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय कर दी थी। और इन बहसों के अंदर पूरा का पूरा जो व्यापक जन समुदाय हिस्सा ले रहा था और वो अपना मत भी जाहिर कर सकता था, यानी सभी उसमें भाग ले रहे थे, अपना अपना सभी योगदान कर रहे थे। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था और अपना मत भी जाहिर कर सकता था। और इस प्रकार के मतांतरों से ही नए नए विचार उभरने लगे थे। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज धर्म सुधारकों और जो हिंदू रूढ़िवादी लोग थे उनके बीच के अंदर अनेक मुद्दों के ऊपर उनमें बहस ठनी हुई थी, बहुत ज़्यादा बहस होती थी। वो मुद्दे क्या थे? वो विधवा दाह का एक मुद्दा था, जैसे इसके अलावा मूर्ति पूजा का था, इसके अलावा एकेश्वरवाद का मुद्दा भी था और ब्राह्मण पुजारी वर्ग का मुद्दा था। ऐसे अनेक ऐसे मुद्दे थे जिनमें एक तरफ समाज के जो धर्म सुधारक थे, दूसरी तरफ जो रूढ़िवादी लोग थे वो थे। इनके बीच में इन मुद्दों पर लगातार बहस चलती रहती थी। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। और बंगाल में भी जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती जा रही थी तो बड़ी तादाद के अंदर किताबों के द्वारा और अखबारों के द्वारा समाज में अनेक प्रकार के तर्क आने लग गए थे। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे थे।
और उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच जाए, इस ख्याल से उनको आम बोलचाल की भाषा में ही छापा जाता था, यानी लोग समझ जाएं, इसलिए जो लोगों की भाषा थी उस भाषा के अंदर उसको छापा जाता था पुस्तकों में और अखबारों के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया था। राजा राममोहन राय ने 1821 के अंदर अपना एक अखबार संवाद कौमुदी प्रकाशित कर दिया था। तो उनके विरोध में टक्कर लेने के लिए जो हिंदू कट्टरपंथी थे उन्होंने भी अपना अखबार समाचार चंद्रिका निकाल दिया था। राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। और 1882 से 2 फारसी अखबार भी प्रकाशित होने लग गए थे, जाम-ए-जहांनामा और शमशुल अखबार। 2 फारसी अखबार भी 1882 से प्रकाशित होने लगे थे। एक तो था जाम-ए-जहांनामा और दूसरा शमशुल अखबार। ये 2 फारसी भाषा के अखबार भी आने लग गए थे। अब देखिए, हम पहले मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं, उनकी क्या स्थिति चल रही थी, फिर हिंदू वर्ग की बात करेंगे। तो पहले हम मुस्लिम वर्ग के बारे में देखते हैं कि उत्तर भारत के अंदर तो जो उलमा थे वो मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर के बहुत चिंतित थे, क्योंकि जो पहले मुस्लिम राजवंश यहाँ शासन करते आए थे उनका पतन होता जा रहा था, तो उनको लेकर के मुस्लिम जो लोग थे वो बहुत चिंतित थे। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर के चिंतित थे। उनको एक ये भी डर था कि कहीं ये जो औपनिवेशिक शासन है ये धर्मांतरण को बढ़ावा न दे दे और जो मुस्लिम कानून है उनमें कोई बदलाव नहीं कर दे, इस प्रकार के भी उनको डर थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दें या मुस्लिम कानून ना बदल डालें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस के द्वारा अपने जो धर्म ग्रंथ थे उन धर्म ग्रंथों का फारसी में और उर्दू में अनुवाद करके और उनको छापना प्रारंभ कर दिया था। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने धार्मिक अखबार भी निकाले और कुछ गुटके भी निकाले थे। उन्होंने धार्मिक अखबार तथा गुटके भी निकाले थे। और फिर सन 1867 के अंदर देवबंद सेमिनरी की स्थापना हुई और उसने मुसलमानों को जो रोजमर्रा का जीवन जीने के तरीके या सलीके बताए कि इस प्रकार से जीना चाहिए। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमानों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका बताया। और उन्होंने साथ ही जो इस्लामिक सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को समझाते हुए हजारों फतवे भी जारी कर दिए थे। साथ ही इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी कर दिए थे। और फिर पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान मुसलमानों के बहुत सारे संप्रदाय और सेमिनरी पैदा होने लग गए थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए थे। हालांकि ये जो सभी संप्रदाय और सेमिनरी थी इनके धर्म के मामले में अलग अलग व्याख्याएं थी, अलग अलग इनकी समझ थी। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी और हर कोई अपने संप्रदाय को तो बढ़ाना चाहता था और दूसरे संप्रदाय के असर को काटना चाहता था, खत्म करना चाहता था। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरे के असर को काटना चाहता था। अब देखिए, हिंदू वर्ग के बारे में बात करते हैं। हिंदुओं में भी जब छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ तो स्थानीय भाषाओं के अंदर जो धार्मिक पढ़ाई थी उसको काफी बल मिला, यानी जो स्थानीय भाषाओं के ऊपर धार्मिक पढ़ाइयाँ होने लग गई थी। हिंदुओं में भी छपाई से स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला था। और 16वीं शताब्दी की जो तुलसीदास की रामचरितमानस थी उसका पहला मुद्रित संस्करण 1810 के अंदर कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। 16वीं शताब्दी की तुलसीदास की रामचरित का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। और आप देख लीजिए 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते तो सस्ते लिथोग्राफी प्रेस के द्वारा और बहुत सारे ऐसे संस्करण निकलने लग गए थे, धार्मिक संस्करण, और उनसे उत्तर भारत के जो बाजार थे वो पूरी तरह से पट गए थे। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार ही पट गया था। अब इसमें देखिए आप, एक तो नवल किशोर प्रेस थी लखनऊ की और एक श्री वेंकटेश्वर प्रेस थी बंबई की।
इनके अंदर भारतीय भाषाओं की जो स्थानीय भाषाएं थी उनकी अनगिनत धार्मिक पुस्तकें छपने लगी थी। बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें इन दो प्रेसों में छपती थी। नवल किशोर प्रेस लखनऊ और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपने लग गई थी। ये किताबें एक तो मुद्रित होती थी, इनको एक दूसरा लाने ले जाने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, इसलिए जो आस्थावान लोग थे वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय इनको पढ़ सकते थे। मुद्रित होने और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी और किसी भी समय पढ़ सकते थे और इनको अनपढ़ लोगों की भीड़ के अंदर भी बोल बोल करके पढ़ करके भी सुनाया जा सकता था। इन्हें अनपढ़ लोगों की भी बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़कर सुनाया जा सकता था। अब देखिए धार्मिक पुस्तकों से लाभ क्या हुए। एक तो क्या था कि जो धार्मिक पुस्तकें थी, धार्मिक किताबें, ये बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, सबके पास पहुंच रही थी। धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी। इन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में और धर्मों के अंदर भी वाद विवाद और संवाद के नए तरीके पेश कर दिए थे। इसने विभिन्न धर्मों के बीच में और उनके अंदर भी वाद विवाद और संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने केवल जो संप्रदाय थे उनके अंदर केवल मतांतर ही पैदा नहीं किए थे, बल्कि उनको अंदर से जोड़ने का भी काम किया था उनको आपस में। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही पैदा नहीं किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से जोड़ने का काम भी किया था और इसके द्वारा देश के जो विभिन्न हिस्से थे वो भी आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। इसके द्वारा देश के विभिन्न हिस्से भी आपस में जुड़ने लगे थे। देखिए अखबार क्यों, बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कुरियर 6 जनवरी 1849 से लिया गया है कि पूना के कृष्णाजी त्र्यंबक रानाडे थे और वो एक अखबार निकालना चाहते थे मराठी भाषा के अंदर, और उनमें उनका विज्ञापन इस प्रकार था कि उस अखबार के अंदर जो स्थानीय रूप की यानी स्थानीय दिलचस्पी की सारी खबरें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। पूना के कृष्णाजी त्र्यंबक रानाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम खबरों को जगह मिल सके। अब वो चीज़ें क्या हैं? वो सार्वजनिक उपयोगिता की चीज़ है, वो वैज्ञानिक अन्वेषण की चीज़ें भी उस अखबार के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें प्राक विद्या भी होनी चाहिए, उसके अंदर सांख्यिकी के बारे में भी होना चाहिए और देश के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी के साथ साथ दक्कन की भी जानकारी होनी चाहिए। उसमें देश के विभिन्न भागों के बारे में खास तौर से दक्कन की जानकारी भी होगी। और ऐसे वो कहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। और एक दूसरा उदाहरण भी है नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870 का। इसमें बताया गया है कि भाई जो देसी अखबार और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर विपक्ष की होती है, यानी उनको विपक्ष का पूरा दायित्व निभाना पड़ता है। देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि उसको सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करनी होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करे और जो लोगों का हित साधने में जो अक्षम हिस्से हैं उन हिस्सों को उनमें से हटा करके और नीतियों के अंदर वो सुधार करवाए। लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकाल कर नीतियों में सुधार करे और जो सही नीतियां हैं उनको लागू करे या करवाए, सही नीतियों को तेजी से लागू करे। और इन सभाओं को चाहिए कि जो देश के खास मुद्दे हैं उन पर सूचनाएं एकत्रित करके और जो संभव और वांछित सुधार हैं उनको लागू करवाए। विशेष बात यह है कि देश के उस समय जो खास मुद्दे चल रहे हों, कोई भी जो आवश्यक है उनकी पहले तो उसको सारी की सारी सूचना एकत्रित करनी चाहिए उससे संबंधित, और फिर उसके बाद में जो उसमें से संभव है या जो वांछित है यानी जो आवश्यक है उसको सुधार करके उसको लागू करवाना उसके लिए बहुत आवश्यक है।
इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर सूचनाएं एकत्रित कर संभव और वांछित सुधारों को लागू करवाएं। इन कार्यों का काफ़ी असर होगा। अगर वो ऐसा कराएंगे तो काफ़ी सुधार की, काफ़ी विकास की संभावना होगी। अब देखिए, हम अगला विषय देखते हैं, प्रकाशन के नए रूप। यानी जब प्रकाशन प्रारंभ हो गया तो नए नए चीजें भी उभर करके सामने आने लगी थी। यानी नए नए प्रकार के प्रकाशन प्रारंभ हो गए थे और हमने उनको, आज हम इस प्रकाशन के जो नए रूप में हम 4 चीजों को देखेंगे। और शुरुआत करते हैं हम उपन्यास से। जैसे जैसे छापे खाने खुले बहुत सारे, तो जो नए प्रकार के लेखन की एक भूख जागी थी, यानी नए तरह से लिखने की भूख जागी थी। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी थी। और जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे थे तो छपे हुए पन्नों के अंदर अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे और जो उन्होंने भोगी हुई जिंदगी थी उसको वो देखने की उनकी इच्छा बहुत बलवती होने लग गई थी। यानी उसको वो दोबारा देखना चाहते थे छपे हुए पन्नों के अंदर। जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई थी। और फिर यूरोप में विकसित ये जो उपन्यास एक ऐसी साहित्यिक विद्या थी जो लोगों की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम थी। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विद्या इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। और जल्दी ही भारत में भी इसने एक, भारत के अंदर अपना एक नई शैली और न यहाँ का एक नया स्वरूप विकसित कर लिया था, नई शक्ल ले ली थी। यहाँ पर भी जल्दी इसने भारत में भी अपनी एक खास भारतीय शैली और शक्ल अख्तियार कर लिया था। और इसने पाठकों को अनुभव का एक नया संसार प्रदान किया था। यानी पाठकों को एक नया प्रकार का अनुभव मिलता था। उसको जब वो पढ़ते थे तो एक अलग ही दुनिया के अंदर खो जाते थे। इसने अपने पाठकों को अनुभव का नया संसार प्रदान किया और इसने मानव जीवन को विविधता का भी बोध कराया कि मनुष्य के जीवन में अलग अलग प्रकार के रंग हैं, वो भी इसने बताया। इसने मानव जीवन की विविधता का भी बोध कराया। अब देखिए, हमने पहले उपन्यास को देखा। प्रकाशन का दूसरा रूप है अन्य साहित्यिक विधाएं भी थीं। और उन साहित्यिक विधाओं में बात करें तो उसमें गीत थे, उनमें कहानियां थी और सामाजिक राजनीतिक जो लेख थे, इन विषयों पे जो लेख लिखे जाते थे वो भी इनके अंदर आते थे। दूसरी साहित्यिक विधाएं जैसे गीत हैं, कहानियां हैं और सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर जो लेख लिखे जाते थे वो भी इसके अंदर आते हैं। यानी अन्य साहित्यिक विधाओं में हम इनको मान सकते हैं। और इनसे जो पाठक वर्ग का ये बहुत ही अहम, उनकी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गई थी। ये सारी चीज़ें, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए थे। और इसके द्वारा इंसानी जिंदगी और जो अंतरंग भावनाएं थी उनका स्वरूप तय होता था। इनके द्वारा इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं का स्वरूप तय होता था। अब देखिए, तीसरा, दृश्य संस्कृति को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक जो दृश्य संस्कृति भी एक नया आकार लेने लग गई थी, वो भी यहाँ पर आ गई थी। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। और जैसे जैसे छापे खाने बढ़ते जा रहे थे तो छवियों की जो प्रतियां थी, उनकी नकलें थी, उनको बनाना बहुत ही आसान होता जा रहा था। छापे खानों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही जैसे जैसे छापे खाने बढ़ते जा रहे थे, छवियों की नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। और जो राजा रवि वर्मा जैसे जो प्रख्यात चित्रकार थे, उन्होंने भी आम खपत के चित्र या तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया था। यानी जो आम लोगों में बिक सके, आम लोग उसको खरीद सकें। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई थी। और जो काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले जो गरीब दस्तकार थे, उन्होंने अपनी दुकानें छापे खानों के पास में लगा ली थी और वहाँ वो मुद्रकों के द्वारा काम पाने लग गए थे। यानी मुद्रक उनको काम देने लग गए थे। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने छापे खानों के नज़दीक अपनी दुकानें लगाईं और मुद्रकों से काम पाने लगे थे। और बाजार से प्राप्त सस्ती और सुलभ तस्वीरें और कैलेंडरों के द्वारा जो गरीब लोग थे वो अपने मकानों को, अपने दफ्तरों को, इन सब को सजाने लगे थे। बाजार से सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों को सजाया करते थे। अब इन छपी हुई तस्वीरों में क्या क्या चीज़ें थी?
अगर आधुनिकता थी तो परंपरा भी थी, धर्म था तो राजनीति भी थी, समाज था तो संस्कृति थी, यानी इन सब के विचारों को गढ़ना शुरू कर दिया था। इन छपी तस्वीरों ने आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति, समाज और संस्कृति के विचारों को गढ़ना शुरू कर दिया था। अब देखिए, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया एक ये चित्र है, और राजा रवि वर्मा जो आम खपत के खूब सारे चित्र बनाया करते थे, उन चित्रों के अंदर एक ये चित्र है, जिसके अंदर जो राजा ऋतुध्वज है वो राजकुमारी मदलसा, जो कि असुरों ने उसको घेर रखा था, उसको उससे बचाते हुए इस चित्र के अंदर दिखाए गए हैं। देखिए आप, राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। और जो राजा रवि वर्मा थे वो मिथकों पर आधारित बहुत सारी कहानियों के उन्होंने बहुत सारे अनगिनत चित्र बनाए थे, और उनकी खुद की प्रेस थी रवि वर्मा प्रेस, उसी के अंदर उनको वो छापने का काम करते थे। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए, जो उनकी अपनी प्रेस रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। अब देखिए, चौथा प्रकाशन का जो रंग है वो है व्यंग चित्र के रूप में हम देखेंगे। और आप देखिए कि 1870 के दशक तक आते आते जो पत्र पत्रिकाओं के अंदर और सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियां करते हुए खूब सारे व्यंग चित्र बनाए जाते थे, कार्टून बनाए जाते थे, कैरिकेचर बनाए जाते थे। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। इनमें से कुछ तो ऐसे होते थे जिनमें जो शिक्षित भारतीय होते थे उनकी पश्चिमी पोशाक और उनकी पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाते हुए बताया जाता था। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया था, तो कुछ के अंदर जो सामाजिक परिवर्तनों के डर को दिखाया गया था, यानी लोग समाज में हो रहे परिवर्तनों से डर रहे थे तो उनको भी उसमें दिखाया गया था। कुछ में सामाजिक परिवर्तनों को लेकर एक डर देखा गया था। और जो साम्राज्यवादियों के द्वारा बनाए गए व्यंग चित्र होते थे उनके अंदर तो वो राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाते हुए बताते थे। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी साम्राज्यवादी सत्ता को निशाना बनाने से नहीं रुकते थे, यानी वो भी जो राष्ट्रवादी थे वो भी साम्राज्यवादियों के खिलाफ वो भी इसी प्रकार के व्यंग चित्र या कार्टून बनाते थे जिनमें वो उनकी भी मजाक करते थे। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते थे। और देखिए, ये इंडियन शहरीवारी का आवरण पृष्ठ है। इंडियन शहरीवारी क्या था कि 19वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित होने वाले ये पत्र थे जिनके अंदर व्यंग थी, जिनमें विद्रूप विद्या थी, यानी ऐसे बहुत सारे पत्र उस समय छपने लग गए थे व्यंग से संबंधित। उनमें एक इंडियन शहरीवारी भी थी। इंडियन शहरीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप विद्या वाले कई पत्रों में से एक था। और देखिए आप इसको देखिए, इसमें बीच के अंदर साम्राज्यवादी जो अंग्रेज की को छवि के रूप में उसको बीचों बीच के अंदर दिखाया गया है। यहां पर जो अंग्रेज को दिखाया गया है वो साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि के रूप में दिखाया गया है। इसमें साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच में है और यह सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना हुआ है। और वहां पर जो देसी आमजन है वो उनको बता रहा है कि उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है, इस बात की वो हिदायत दे रहा है। देखिए आप, ये यहाँ पर बैठा हुआ सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति के रूप में है और वो उनको कह रहा है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना यह देसी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं करें इसकी हिदायत दे रहा है। और उसके दोनों तरफ बैठे जो देसी जन है वो गुलामों की तरह नत मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसके दोनों ओर बैठे देसी जन गुलामों की तरह नत मुद्रा में है। और वो उनको एक व्यंग चित्र से भरी हुई जो एक पत्र है, अंग्रेजी पत्र, उस पत्र को दिखा रहा है। और उस पत्र के अंदर वो किसका है? द पंच का है। एक अंग्रेजी पत्र होता था द पंच, उसको वो दिखा रहा है। देसी जन भारतीयों को व्यंग चित्रों के अंग्रेजी पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ये जो देसी जन बैठे हुए हैं, देसी जन भारतीय, इनको वो एक जो व्यंग चित्रों वाली एक अंग्रेजी पत्रिका आती थी द पंच, उसको वो दिखा रहा है। और देखिए आप, ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो यही सही मॉडल है, जाओ
और इसका भारतीय संस्करण निकालो। यानी ये जो हमारा मॉडल है, द पंच वाला जो हमारा मॉडल है, यही सही मॉडल है और इसका भारतीय संस्करण आप निकालिए। यही सही मॉडल है, जाओ इसके भारतीय संस्करण निकालो। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो धर्म से संबंधित सारी जो बातें थी उनके ऊपर जो किताबें छपी, धार्मिक विवाद हुए और सामाजिक जो बहसें हुई थी, समाज के अंदर अनेक प्रकार की बहसें होने लगी थी, उनके बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद में हमने प्रकाशन के जो नए अलग अलग रूप थे, उन अलग अलग रूपों को देखा और हम यही विराम लेते हैं। और अगले भाग के अंदर हम देखेंगे महिलाएं और मुद्रण, यानी जब मुद्रण आया तो महिलाओं का उसमें क्या हिस्सेदारी रही, उनका क्या भाव रहा, क्या भाग रहा, ये हम देखेंगे। धन्यवाद।